का प्रतीक, जो अत्याचार पे सदाचार की जीत का प्रतीक, जो अहंकार पे विनम्रता की जीत का प्रतीक, जो बुराई पे अच्छाई की और असत्य पे सत्य की जीत का प्रतीक। ये एक ऐसा त्यौहार जिस त्यौहार के पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी मायने है, बहुत बड़ा सबक है पूरे विश्व के लिए। आज ऐसा त्यौहार झज्जर की श्री प्राचीन रामलीला कमेटी द्वारा एक भव्य रूप में जो मनाया गया, इसके लिए श्री आज़ाद दीवान जी और झज्जर की श्री प्राचीन रामलीला के सभी पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। इन्होंने दिन रात मेहनत करके यहाँ पर इस रूप से हर वर्ष आप देखते हैं कि दशहरे में पिछले वर्ष से ज़्यादा अच्छा आयोजन आपको दिखाई देता है झज्जर में। और ये कर्तव्य भी है हम सबका कि हम अपनी अगली पीढ़ी को हमारे धर्म और सभ्यता संस्कृति के संस्कार सौंप के जाएं, ताकि उनकी मजबूत नींव जीवन में उनको मिले। और उस कर्तव्य का निर्वहन अगर कोई बहुत ही उत्तम रूप से कर रहा है तो वो श्री प्राचीन रामलीला कमेटी झज्जर के सभी सदस्यगण अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में कर रहे हैं। हम इनको बहुत बहुत अपनी ओर से शुभकामनाएं बधाई देते हैं। आज अच्छा आयोजन किया गया और हमने ये भी आज बात रखी है कि एक झज्जर में बड़ा एक आयोजन के लिए जगह की कमी पड़ती है। अभी ये सरकार के पास 7 से 8 महीने की सरकार बची। ये 7-8 महीने जो बचे हैं, इन 7-8 महीने में सरकार को ये धर्म का काम रहेगा कि एक अच्छा ग्राउंड किस रूप से जहाँ पे शहर निकल सके, उसका कोई ना कोई प्रावधान में सरकार आगे आए। सरकार करेगी तो हमारे बात से ऊपर उठ के सरकार का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि धर्म का काम है। और नहीं करेगी यदि, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोगों के आशीर्वाद से यदि हमें मौका मिला तो हम वो करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ इस बार ये भी हमने देखा गया कि पिछले कुछ वर्षों में जो रामलीला का आयोजन किया जा रहा है अलग अलग विभिन्न शहरों में, उन पे बहुत भारी टैक्स इस सरकार ने लगाने का काम किया है इनडायरेक्टली। उदाहरण के तौर पे रोहतक में जो बड़ी रामलीला का आयोजन होता है, वहाँ पे पहले हमारी जब सरकार थी 21,000 की पर्ची कटती थी, वहाँ पे 10 लाख की पेमेंट अब करनी पड़ रही है सरकार को। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसे धर्म के कार्य में इस तरह का टैक्स लगाने का काम एक अधर्मी सरकार ही कर सकती है। तो हम ये पूरे हरियाणा में जो रामलीला कमेटियाँ हैं, उनको इस रूप से सरकार द्वारा जो है कहीं ना कहीं उन्होंने इतना बढ़ाकर सरकार उनसे रामलीला के आयोजन के लिए वो खुद भी अपना खर्चा कर रहे हैं और उनके ऊपर इतना जो बोझ डालने का काम सरकार ने किया है। हम ये आह्वान करते हैं कि अगली रामलीला तब तक हरियाणा के अंदर नई सरकार होगी, लोगों के आशीर्वाद से हमें विश्वास है कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, हमारी सरकार होगी। अगली रामलीला और दशहरे में कहीं भी कोई किसी से कोई म्यूनसिपल कमेटी, कॉरपोरेशन, परिषद, हुड्डा, कहीं भी कोई ग्राउंड जिसके अंदर रामलीला का आयोजन हो, तो उसमें कोई किसी रूप से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये हम आह्वान करना चाहते हैं। 2024 में सहकारी सरकार का भी होगा, क्योंकि ये अहंकार तो ये एक सबक है। अहंकार तो किसी का नहीं टिका इस सृष्टि में। जो रावण जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उनमें बहुत सी शक्तियाँ थी, बुद्धिमत्ता थी, लेकिन उनमें एक त्रुटि थी, वो अहंकार। और वो अहंकार उनका चकनाचूर हुआ। और वो एक मैं समझता हूँ हमारे देश संस्कृति, सभ्यता और धर्म का सबसे बड़ा अगर कोई प्रतीक है कि अहंकार किसी का नहीं टिका इस सृष्टि में, तो आज का पर्व। और ये जो सरकार, ये सरकार को भी अहंकार हो गया। ये अहंकारी सरकार, ये घमंडी सरकार हो गई। मुख्यमंत्री जी के बोल आम नागरिक के लिए जो उनकी जो भाषा है उसमें अहंकार टपकता है। पहले तो 9.5 साल वो
चंडीगढ़ छोड़ने को तैयार नहीं हुए। अब जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी जब निकल रहे हैं तो जहाँ भी कोई अगर उनको कोई उनके सामने समक्ष कोई मांग रखे जनता में से, अपनी पीड़ा रखे, तो मुख्यमंत्री जी का जो जवाब होता है वो अहंकार से लबालब होता है। अभी एक महिला ने कहा कि जी हमारी बेरोजगारी देश में सबसे ज़्यादा हो गई, यहाँ पे एक फैक्ट्री लगवाई है। उन्होंने कहा चंद्रयान भेज देते हैं आप। एक महिला ने कहा कि मेरा 22 साल का बच्चा नशे से चला गया सिरसा में, उन्होंने इसको उठा के बाहर फेंकवा। एक नौजवान ने कहा कि किसानों को समस्या है, बोला आप फला पार्टी के दिखाई देते हो उसकी पिटाई कराओ। और अभी पीछे एक और उन्होंने कहा कि ये जो सिक्योरिटी वाले देखिए ये धक्के मार के बाहर कर देंगे। हमारी भी सरकार रही, मुख्यमंत्री जी घमंड ना करें, सिक्योरिटी से धक्के लगाने के धमकियां ना दे लोगों को। हमारी भी सरकार रही, हमने लोगों के धक्के खाए होंगे, कभी सिक्योरिटी से धक्के नहीं मरवाए। बाकियों की भी सरकार रही देश में। इस तरह का घमंड, इस तरह का अहंकार सातवें आसमान पे, तो मैं समझता हूँ ये भी घमंड ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा, ये घमंड भी ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। सर आप निश्चित से मजबूत हैं, आप सरकार ला सकते हैं, लेकिन क्या परिवारवाद को कांग्रेस के लिए चुनौती मानते हैं आप? जिस तरह बलराम दांगी को आपके सामने भी प्रोजेक्ट किया गण सिंह दांगी ने, गण सिंह दलाल हो जाते हैं, जेपी हो जाते हैं, फूलचंद मुलाना हो जाते हैं, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान भी हो सकते हैं। तो क्या परिवारवाद को कांग्रेस के लिए मजबूती वो रास्ते में रोड़ा मानते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी से ये होता है सर, कोई मोबाइल रिपेयर वाला राजनीति में आ रहा है, कोई बैनर। मैं धन्यवाद करता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। उपचुनाव बड़ौदा देख रहा था किसको टिकट दें। एक भालू नामक एक ऐसे किसान के बेटे को, जिनके घर पे एक मोटरसाइकिल थी, गाड़ी या कोई अपना ट्रैक्टर, बलबीर वाल्मीकि जैसे एक ऐसे गरीब के बेटे को, जिनकी मदर एक सफाई कर्मचारी, उनको अगर मौका दिया, और ऐसे ऐसे मैं आपको दर्जनों उदाहरण दे सकता हूँ। तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का हम धन्यवाद करते हैं, हुड्डा साहब का धन्यवाद करते हैं। और कांग्रेस पार्टी की हमारा, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की टिकट वितरण की अगर बात है, तो हमारी टिकट वितरण की एक प्रक्रिया है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। आप देख रहे हैं तीनों चारों स्टेटों में भी प्रक्रिया वो चल रही है, और उस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो जिताऊ कैंडिडेट की बात है। हम हरियाणा में 90 के 90 सीटों में जिताऊ कैंडिडेट, जो लोगों द्वारा स्वीकार्य कैंडिडेट हो, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, वो किसी ऐसे परिवार से आए हो जिन्होंने जो है राजनीति में जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों में समय दिया है पहले या नहीं दिया है। दोनों कंडीशंस में हर रूप से कांग्रेस पार्टी एक ही चीज़ देख रही है हर स्टेट में। आपने देखा होगा हिमाचल में भी ये देखा गया, कर्नाटक में भी देखा गया। सर्वे के आधार पर जिताऊ कैंडिडेट 90 की 90 सीटों पे हरियाणा में उतारने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। बिहार में जातीय जनगणना हुई है, उसके आधार पर अजीत पवार ने महाराष्ट्र में जातीय जनगणना की बात की है, आप क्या कहेंगे इस बात? हमारी पार्टी की मांग है, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर एक मांग हमारा ये है कि भाई जातीय जनगणना के हम पक्ष में है। देश में किसकी कितनी संख्या है देश के सामने आए, और सभी को, हर वर्ग को उनका अधिकार मिले, तो हर वर्ग को अधिकार मिले। ये इसीलिए जो है राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो है कास्ट सेंसस की मांग को स्वीकारते हुए सरकार से मांग करी कि उसको राष्ट्रीय स्तर पर भी कराया जाए, और हर प्रदेश में जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर इसको हम करवाने का काम करेंगे, और उसी आधार पर हर वर्ग को उनके अधिकार मिले ये सुनिश्चित करने के हम प्रयास करेंगे। एक और बात जो आज आपने देखा होगा कि अभी ये 4 साल तो कोई भर्ती निकालते नहीं, और भर्ती जब निकालते हैं तो उसमें हरियाणा के नौजवानों से ज़्यादा बाहर के नौजवानों को लिया जाता है। SDO की एक पोस्ट आई, आपको याद होगा, 80 में से 78 बाहर के, 2 ही हरियाणा के। SDO इलेक्ट्रिकल में से 99 में से 22 हरियाणा के, 77 बाहर के। असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्नीशियन ये जो आई पोस्ट, इसमें 156 में से 103
बिहार के केवल 53 हरियाणा के। या बड़े बड़े भर्ती घोटाले होते हैं, एक के बाद एक घोटाले ऐसे सामने आए, लगभग 30 के लगभग भर्ती घोटाले, जिसमें पेपर लीक घोटाले ज़्यादा है, और बाकी HPSC SSC के में लोगों को ने पैसे देके पेपर आउट कराए, पैसे देके अपनी रिक्रूटमेंट कराई है। उस सब के बाद ये 4 साल तक वो करते नहीं, उसके बाद ये ग्रुप डी की लेके आते हैं। लेकिन ग्रुप डी में भी अभी जो सीटी हुई, सीटी का इम्तिहान हुआ, 13,000 पोस्ट के लिए 14 लाख बच्चों ने अप्लाई किया हरियाणा में। इतनी रेशो ना बिहार में है ना उत्तर प्रदेश में है। ये तो UPSC के इम्तिहान में होती है, ये ग्रुप डी के इम्तिहान की बात कर रहे हैं। 13,000 पोस्ट पे 14 लाख बच्चों ने हरियाणा में अप्लाई किया है, यानी कि 100 में से 99 बच्चे उससे वंचित रह जाएंगे। कितनी बड़ी भावे बेरोजगारी की समस्या, उसका प्रतीक ये सीटी इम्तिहान जो किया गया हरियाणा के अंदर, ये प्रतीक इस बात का दिखाई दे रहा है। मगर ये सरकार फिर भी सबक नहीं ले रही और भर्ती घोटालों से बाज नहीं आ रही। एक वेटनरी का इम्तिहान हुआ था अभी, पशु चिकित्सकों का, पेपर लीक हुआ, पेपर आउट हुआ, उनकी चैट भी सामने आ गई, उनकी सारी कॉल डिटेल भी सामने आ गई। वो पेपर लीक और वो पेपर आउट भी हुआ है, मगर सरकार ने अभी तक उसको कैंसिल नहीं किया। तो अब ये इतनी असंवेदनशील और बेशर्म सरकार होगी कि पेपर लीक के साक्ष्य सामने आने के बाद भी उन भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज हरियाणा के नौजवानों को धोखा देने का ये सरकार काम कर रही है, उनके भविष्य को अंधकार में करने का काम कर रही है। हमारी मांग है पशु चिकित्सक का जो इम्तिहान है उसको अब दोबारा किया जाए। हमारी मांग है जो HPSC का चेयरमैन है वो हरियाणा का कोई बनाया जाए। क्या 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों में से एक भी कोई ऐसा नहीं मिला कि झारखंड से लाके बनाना पड़ा? क्या किसी और प्रदेश में कि हरियाणा के किसी व्यक्ति को HPSC का यानी कि नौकरी देने की कमीशन का चेयरमैन बनाया जा सकता है? ये प्रश्न पूछने आज इस सरकार से जरूरी हो गए हैं। इस भयावह बेरोजगारी के जो आंकड़े सामने आए सीटी के इम्तिहान के बाद, उसके बाद